Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the one of the important topic of your pricing practices number 2, that is chapter number 8, which is nothing but the multi product pricing. इसके पहले हमने क्या देखा था, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग. मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ करके हमने क्या करना है, प्राइस को डिसाइड करना है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के. एंड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को डिसाइड करने के साथ साथ हमें कौन से मार्केट से कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कौन से टाइप ऑफ मार्केट में हमने कितना हमें गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, कौन से प्राइस पे सेल करना है. बहुत सारे डिसीजंस जो हैं हम लेते हैं रिलेटेड टू व्हाट योर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, रिलेटेड टू द प्राइसिंग डिसीजन मेकिंग, एंड दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग. व्हाट डू मीन बाय द मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग? एक ये ऐसा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जो हम यूज़ करते हैं अपने प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डिसाइड करने के लिए. तो चलो देखते हैं क्या एग्जैक्टली आपका मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग है. मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग की जब बात करें तो कंपनी प्रोड्यूसेस द इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स. इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब व्हाट डू मीन बाय द इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स? इट मीन्स आइदर इट इज सब्स्टिट्यूट और या फिर ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. कोई भी फर्म क्या करता है, कोई भी फर्म अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो वो कंपनीज़ को बोला जाता है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. और कैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस फर्म मल्टी प्रोडक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्या कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है. तो वो एग्जांपल्स आप ले सकते हो किसके लिए, मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए. जैसे बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, गोदरेज कंपनी है, हमारे प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स हैं. तो दीज आर द सर्टन कंपनीज, ITC, ये सब कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो मल्टी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, मल्टी प्रोडक्ट मार्केटिंग, मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग में इन्वॉल्व है. इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के. सोप्स भी बेचते हैं, बिस्किट्स भी बेचते हैं, शैम्पूज भी बेचते हैं, देन स्नैक्स भी बेचते हैं. देन उसके बाद दे आर ऑल्सो गोइंग टू सेल द ब्यूटी कॉस्मेटिक्स एंड लाइक वाइज देयर आर द मैनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज जो क्या करते हैं यहाँ पे ये सेल करते हैं इन द मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग और मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज़ में. तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिलेंगे, और इन सब प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज़ हैं वो भी क्या होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं. द प्राइजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आर नथिंग बट डिफरेंट. सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन कि आइदर विल गोइंग टू प्रोड्यूस द सब्स्टिट्यूट और हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बनाएंगे. सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो गुड्स जो हम दूसरे गुड्स के जगह पे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो लक्स भी बना रही हैं, डव भी बना रही हैं, और वो अदर कमोडिटीज़ भी बना रही है. अगर मैं सोप्स की एग्जांपल लेता हूँ, सोप्स की बात करता हूँ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है लक्स भी बनाती है और डव भी बनाती है. कुछ लोग लक्स यूज़ करेंगे, कुछ लोग डव यूज़ करेंगे. तो ये क्या हो गया, ये अगर देखोगे तो दीज आर द इंटर रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स. ये क्या है, आपके इंटर रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स हैं. अगर कोई कंपनी अगर कोई बिस्किट बनाती है और वो बिस्किट में भी 2-3 अगर वैराइटीज़ होते हैं तो वो वैराइटीज़ भी क्या हो जाते हैं, आपस में सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं. और द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक के साथ में तुम क्या कर सकते हो, दूसरा यूज़ करना है तुम्हें. दैट एग्जैक्टली इज़ द सिचुएशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. जैसे इफ़ आई एम कमिंग अप विद द टी और इफ़ आई एम कमिंग अप विद द कॉफ़ी, तो टी और कॉफ़ी अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो उसके साथ साथ मैं बिस्किट्स भी क्या करूँगा, मैन्युफैक्चर करूँगा. सो दैट एग्जैक्टली इज़ व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ गुड्स. और इफ़ आई एम मैन्युफैक्चरिंग द शैम्पू, सो आई विल गोइंग टू ऑल्सो मैन्युफैक्चर द कंडीशनर. तो क्या होगा, दिस इज़ नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ये काम करता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक के साथ हम दूसरा क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. यू कैन टेक द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ टूथब्रश एंड अ टूथपेस्ट. पहले सिर्फ और सिर्फ कोलगेट टूथपेस्ट बनाता था, अभी टूथब्रशेस भी आ रहे हैं कोलगेट्स के, पेप्सोडेंट्स के. एंड देयर इज वन मोर कंपनी जो क्या कर रही है, अपने टूथपेस्ट बना रही है और टूथब्रशेस भी बना रहे हैं. तो ये सब क्या है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यू कैन टेक इन द केस ऑफ अ मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग. तो एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के रिलेवेंट ही होगा या दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइजेस को डिसाइड करते हैं. व्हेन द सच गुड्स आर द प्रोड्यूस्ड, अ फर्म नीड्स टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ वन गुड्स ऑन द अदर कमोडिटी. तो इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स on the other commodity, that exactly is what your multi product pricing is. तो इसमें क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि अगर एक गुड्स एंड सर्विस या एक प्रोडक्ट का प्राइस हम चेंज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज करने पे दूसरे प्रोडक्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. हो सकता है उनके बीच का रिलेशन सब्स्टिट्यूट का हो, दैट इज़ अल्टरनेटिवली हम लोग यूज़ कर सकते हैं. हो सकता है वो कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ गुड्स हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो दोनों एक साथ में यूज़ कर सकते हैं. तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, या तो दोनों सब्स्टिट्यूट है
एक दूसरे के अपोजिट हैं या फिर दोनों को एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री नेचर क्या है वो गुड्स का. देन आफ्टर एग्जाम्पल में यू कैन टेक एज आई हैव टोल्ड यू द गोदरेज, हिंदुस्तानी लीवर एंड विच प्रोड्यूसेस द वेराइटीज ऑफ द सोप्स मस्ट कंसिडर्स द इम्पैक्ट्स ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ वन ब्रांड ऑन दी अदर्स. अगर मैं लक्स के प्राइजेस को कम कर देता हूँ तो ऑल ऑफ देम विल गोइंग टू प्रेफर द लक्स. अगर मैं डव के प्राइजेस को कम कर देता हूँ तो ऑल ऑफ देम विल गोइंग टू प्रेफर द डव, बिकॉज डव इज़ अ प्रीमियम, इट इज़ प्रीमियम सोप एज कम्पेयर टू द लक्स एंड अदर कमोडिटीज़, अदर काइंड ऑफ अ सोप्स. सो यहाँ पे क्या होता है, जो लग्जरियस आइटम होती हैं, जो प्रीमियम आइटम्स होती हैं, उनके अगर प्राइजेस आप थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपके नॉर्मल जो गुड्स हैं, उन नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसके भी प्राइजेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू गोइंग टू सी द सम मोर थिंग्स, द प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट यूजेस द वेरियस क्लास डिस्टिंक्शंस. एन एग्जांपल वुड बी द कार मॉडल दैट हैज़ अ वेरियस मॉडल टाइप्स दैट चेंज विद द परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी. अगर मैं कार की बात करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कार कंपनीज हैं जिनके डिफरेंट मॉडल्स आते हैं. अगर मर्सिडीज़ की बात कर ले तो उनके में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं. मारुति सुजुकी की बात कर लो, उनके भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं. टाटा की बात करो, टाटा के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक्सयूवीज़ हैं, इनोवाज है, टोयोटा, देन मारुति सुजुकी. एंड इनके क्या होते हैं, एक कंपनी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं. सो आई एम नॉट दैट मच, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ दिट, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे हो पाएगा, कैसे हो सकता है यहाँ पे. तो एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, एक पर्टिकुलर कंपनी के भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सी कार ज़्यादा सेल हो रही है, कौन से गुड्स को, कौन से प्रोडक्ट को कस्टमर्स ज़्यादा रेटिंग दे रहे हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल देयर वाज अ डेज कि जब मारुति सुजुकी अपने कार्स को मैन्युफैक्चर करती थी, तो मारुति सुजुकी 800 नाम का एक मॉडल था जो कि काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी सेल होता था. इसके बाद होंडा की जब बात करें तो होंडा की जो कार मॉडल्स हैं, तो कार मॉडल्स में एक सिटी करके कार मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वो जो थोड़ा रिच लुक देता है एंड इट गिव्स यू द पॉजिटिव थिंग्स, द पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो देयर एंड इट गिव्स यू द लग्जरियस फीलिंग इफ यू गो टू सिट इन दैट पर्टिकुलर कार एट अ वेरी कन्वीनियंट प्राइसेस. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कार मॉडल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो. आप ले सकते हो एग्जाम्पल किसका, आप एग्जाम्पल ले सकते हो बाइक्स का भी. तो एक ही कंपनी बहुत सारे बाइक्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे मॉडल होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो कस्टमर्स को बहुत अच्छे लगते हैं. तो वो क्या हो गया, वो कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट में क्या कर रही है, मल्टी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, तो वो मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या करेगी, डिसाइड करेगी. सो अपार्ट फ्रॉम इट, that has a various model types that changes with the performance and the quality. परफॉर्मेंस और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके उनके प्राइसेस क्या होंगे, चेंज होंगे. एंड दिस pricing evaluated through the consumer's value perception and the cost of a production and cost of upgradation and the demand factor. Now prices कैसे डिसाइड होंगे, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पॉपुलैरिटी पे. अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है कस्टमर्स में तो उसके प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे. अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर्स को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उसके प्राइसेस क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे. जैसे मैं अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ आपको, नाउ विल गो टू टेक द एग्जांपल ऑफ अ मोटरसाइकिल ओनली. हम लेते हैं स्कूटर्स का, बाइक्स का एग्जांपल लेते हैं. तो बाइक्स के एग्जांपल में अगर आप ध्यान दोगे तो हीरो की बहुत सारी मॉडल्स आती हैं. हीरो एक कंपनी है जो क्या कर रही है, बाइक्स मैन्युफैक्चर करती है. तो हीरो की जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो हीरो का जो बाइक जो मैं बनाती है हीरो कंपनी, उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं. देन यू हैव द HF Deluxe है तुम्हारे पास, पैशन प्रो है. देन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं. और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मॉडल्स हैं हीरो के जो कि पॉपुलर ज़्यादा नहीं है. मोस्टली पॉपुलर क्या है आपका हीरो के मॉडल में आप देखोगे तो HF Deluxe एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी बाइक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा उसका मेंटेनेंस भी कम है और उनकी वो पर्टिकुलर बाइक की माइलेज भी बहुत ज़्यादा है. तो HF Deluxe हो गया, पैशन प्रो हो गया, ये सब कुछ ऐसे मॉडल्स हैं ये पर्टिकुलर कंपनी के बाइक्स की जिनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है और इनके प्राइजेस भी क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन इंक्रीज़ होते रहते हैं. तो ये सब क्या है, दिस इज़ नथिंग बट अगेन द मल्टी प्रोडक्ट मार्केटिंग, मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस को डिपेंड होकर दूसरे प्रोडक्ट के प्राइजेस हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, उनके प्राइजेस को चेंज और करते रहते हैं. सो वी हैव द फर्म, जस्ट इफ वी गोइंग टू talk about the same, let me show you. This is an example you can see.
यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब क्या है ये सब एग्जांपल्स है आपके मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग के। अगर ध्यान देंगे आपके डव, then you have the various other things included over here, the Vaseline, then Bertel, Hellmarks, Slimfast, पॉन्ड्स, ये सब क्या है, ये सब एक ही कंपनी बनाती है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन आपस में ही होता है। कभी कभी कंपटीशन आपस में होता है और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं इनके बिना, विदाउट दिस, और वी कैन यूज़ द अदर कमोडिटीज़ विद दिस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ ऑल्सो। देन आफ्टर अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो वी हैव द फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग द कार्स, गारमेंट्स, हाउस होल्ड आइटम्स विच मैन्युफैक्चर्स आइदर द सब्स्टिट्यूट और द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, मल्टी प्रोडक्ट मार्केटिंग, मल्टी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। द कंपनी प्रोड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द फर्म विच प्रोड्यूसेस द नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, दैट इज नथिंग बट विच इज नोन एज वॉट योर प्रोडक्ट लाइन और मल्टी प्रोडक्ट्स। That is in the one product line there are the multiple goods required to work out the strategies to price their different products। यहाँ पे जो कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस भी क्या करती है, डिसाइड करती है, बाय टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द वेरियस फैक्टर्स जो वो पर्टिकुलर गुड्स के प्राइजेस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सो दैट सिचुएशन इज ओनली देयर कि अगर हम दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे प्राइजेस हम डिसाइड कर सके किसके, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। दैट एग्जाम्पल इज नथिंग बट वॉट एग्जैक्टली योर मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग इज। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू गोइंग टू सी द डिमांड, the demand interrelations between the two commodities can be explained with the help of the marginal revenue function। अगर आप यहाँ पे देखोगे, this is nothing but exactly your marginal revenue functions of a different commodities। Suppose there is a one commodity A and there is a one commodity B। दो commodities हैं, अब दो commodities के डिमांड और दो commodities के प्राइजेस को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो if you are going to see the explanation part of it, वेयर A एंड B आर द टू प्रोडक्ट्स, यहाँ पे A और B क्या है, हमारे दो प्रोडक्ट्स है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ अ टू कंपोनेंट, वन इज चेंज इन द टोटल रेवेन्यू ड्यू टू द चेंज इन सेल्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट एंड द अदर इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ अ अदर कमोडिटी। अब टोटल रेवेन्यू कैसे चेंज होगा, टोटल रेवेन्यू तुम्हारा चेंज होगा या तो खुद के प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया, मार्केट में सेल किया और उससे हमने रेवेन्यू जनरेट की, या फिर टोटल रेवेन्यू इससे भी चेंज होता है कि जो हमने कितना आगे, हमने कितने अदर कमोडिटीज़ को मार्केट में सेल किया हुआ है। द सेल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द अदर कमोडिटी, दे आर द टू कंपोनेंट्स विच वी आर कंसिडरिंग इन केस ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस द टोटल रेवेन्यू of the B with the change in the quantity of A, the effects of a firm's revenue from the product B resulting from the change of a sale of an additional output of a A, it is known as what your multiple product pricing। Similarly the equation 8.2 अगर देखोगे तो ये क्या है, it measures the effect on the firm's total revenue from the product A resulting from the sale of an additional unit of a product B। अगर हम एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट B को मार्केट में सेल करते हैं तो A के रेवेन्यू में कितना चेंजेस आएगा। इस तरह अगर एडिशनल यूनिट ऑफ A हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो B के टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा। दैट एग्जैक्टली इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ अ मार्जिनल रेवेन्यू और मेजरमेंट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द प्राइस इज। सो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ अ टू कंपोनेंट। यहाँ पे अगर देख सकते हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन इज। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करता हूँ B का, तो A के टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है। अगर B का मैंने एक्स्ट्रा रेवेन्यू सेल की, एक्स्ट्रा क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल की, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करने के बाद कितना चेंजेस आता है B के रेवेन्यू, A के रेवेन्यू में। दैट एग्जैक्टली इज नथिंग बट व्हाट योर मार्जिन कॉस्टिंग। If the value of a right side of the equation is positive, that is if the total revenue of a commodity B increases due to increase in the sale A, then two commodities are complementary। अब इसमें होगा क्या, दो कमोडिटीज़ है क्लास, लेट मी एक्सप्लेन यू द सेम। मान लेते हैं दो कमोडिटी है, एक कमोडिटी A है और एक कमोडिटी B है। अब टोटल रेवेन्यूज दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू दिया हुआ कमोडिटी A और कमोडिटी B का, और मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज एडिशनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम क्या मेजर कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग अबाउट द, अगर
लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट वन कि अगर मैं प्रोडक्ट ए का एडिशनल यूनिट सेल करता हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट ए का एडिशनल यूनिट सेल करता हूँ तो उससे टोटल रेवेन्यू ऑफ बी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं एक ए का एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल करता हूँ तो उससे बी के टोटल रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर ए का मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो बी के मार्जिनल रेवेन्यू, बी के टोटल रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर मैं बी का एडिशनल यूनिट सेल कर रहा हूँ तो टोटल रेवेन्यू ऑफ ए पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दैट एग्जैक्टली इज योर मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग इज। तो यहाँ पे अगर मैं एडिशनल यूनिट ऑफ ए सेल करता हूँ, अगर मैं एडिशनल यूनिट ऑफ ए सेल करता हूँ, अगर मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और टोटल रेवेन्यू ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रिलेशन क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री का। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए इज इंक्रीजिंग और उससे टोटल रेवेन्यू, उससे क्या टोटल रेवेन्यू ऑफ बी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों सिचुएशन किसके होंगे क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। जरा ध्यान देना दोनों सिचुएशन किसके हुए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। व्हाट डू मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो गुड्स जो दोनों साथ में अगर हम लोग क्या कर सकते हैं सेल करते हैं। अगर ए का सेल अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बी का सेल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज। अगर ए का सेल ज़्यादा हो रहा है तो कमोडिटी बी का भी सेल क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर टूथपेस्ट ज़्यादा सेल हो रहा है तो ब्रशेस भी क्या होंगे ज़्यादा सेल होंगे। या फिर ब्रश ज़्यादा सेल हो रहा है मार्केट में तो ब्रश कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए हमें टूथपेस्ट परचेज करना पड़ेगा तो टूथपेस्ट का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि ब्रश का एडिशनल सेल होने से टोटल रेवेन्यू ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम द टूथपेस्ट विल ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। दैट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके अलावा अगर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए इंक्रीज हो रहा है जिसके वजह से टोटल रेवेन्यू ऑफ बी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे रिलेशन किसका है, यहाँ पे रिलेशन है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का। जरा ध्यान देना अगर मैं ए का एक्स्ट्रा यूनिट सेल करता हूँ, ए के एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से रेवेन्यू ऑफ बी इज़ फॉलिंग। ए का मैंने एडिशनल यूनिट मार्केट में सेल किया जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू ऑफ बी इज़ डिक्रीजिंग। दैट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन ऑफ सब्स्टिट्यूट। बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स में ऐसा होता है कि अगर हमने ए को परचेज करना चालू किया तो कोई भी बी को परचेज नहीं करेगा। अगर कोई भी बी को परचेज नहीं करेगा तो बी का टोटल रेवेन्यू क्या होगा डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग ए को परचेज कर रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूट का और कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ रिलेशन है तो एक गुड्स के सेल पे दूसरे गुड्स का रेवेन्यू क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि सब के सब एक कमोडिटी पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे कमोडिटी पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। तो इसका सेल ज़्यादा होगा, इसका सेल कम होगा, तो इसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा कम होगा। दैट इज एग्जैक्टली द रिलेशनशिप ऑफ मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग एग्जैक्टली इज। और इसके अलावा अगर ध्यान दोगे आप तो द नेक्स्ट टर्म विच इज़ नथिंग बट योर प्रोडक्ट इंटर रिलेशनशिप। नाउ व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्ट इंटर रिलेशनशिप, जरा ध्यान देना। The multi-products are the produced in the variable proportion for the number of goods and services। हम क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वेरिएबल प्रोपोर्शन में। कभी किसी क्वांटिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कभी किसी टाइप ऑफ गुड्स को कम प्रोड्यूस करेंगे, तो कम ज़्यादा वो लगा रहता है। समटाइम विल गोइंग टू सेल मोर, समटाइम विल गोइंग टू सेल द लोवेस्ट वन। अपार्ट फ्रॉम इट, फॉर एग्जाम्पल इन द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ अ क्रूड ऑयल, रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक अ पेट्रोलियम, डीजल and heating oils are produced in the variable proportion, and the cost of a production and the supply of this byproduct, इसे क्या बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग कर रहा हूँ किसका, क्रूड ऑयल का, अगर मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ क्रूड ऑयल का तो हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि क्रूड ऑयल के प्रोसेसिंग करने के बाद वो चीज़ें पेट्रोल, डीजल और हीटिंग ऑयल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं बाय डूइंग द सम फर्दर प्रोसेसिंग। और ये सब क्या है, ये नथिंग बट ये चीज़ें ये बाय एज अ बाय प्रोडक्ट क्या करती है यहाँ पे वर्क करती है। व्हाट डू मीन बाय द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट इज अ टर्म विच वी आर यूजिंग फॉर द दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अंडर द प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व ही है, एक स्टेज तक खत्म हुआ है, देयर इज अ फ्यू स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स, बट still we can use that goods as a byproduct.
सो वो एग्जांपल क्या होता है आपका बाय प्रोडक्ट का। तो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल प्रोसेस करने के बाद वी कैन यूज़ द क्रूड ऑयल एज अ पेट्रोलियम, डीजल एंड द हीटिंग ऑयल विच इज़ नथिंग बट अ बाय प्रोडक्ट ओवर हियर। और इनके बेसिस पे क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन एंड द सप्लाई ऑफ अ बाय प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर द अदर गुड्स। Byproducts are the unavoidable results of a producing the certain goods। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही बाय प्रोडक्ट पे और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस करके हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले होता है आपका रॉ मटेरियल, फिर आता है आपका बाय प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज ऑल्सो वर्किंग प्रोग्रेस समटाइम। एंड ये बाय प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, जो वर्किंग प्रोग्रेस में है, जो बाय प्रोडक्ट वर्किंग प्रोग्रेस में है, उसे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एज अ बाय प्रोडक्ट कभी कभी हम क्या करते हैं, उसे यूज़ भी कर लेते हैं। तो दैट एग्जैक्टली इज द प्रोडक्ट इंटर रिलेशनशिप। देयर आफ्टर for a optimal output and the pricing decision, the firm requires to take into consideration the total effect, that is direct as well as the cross marginal effect. Failure to do this may result in the excess or the suboptimum production। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है आपका वो डिपेंड करता है किस पे, मार्जिनल कॉस्ट पे। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है। तो क्रॉस मार्जिनल इफेक्ट, फेलियर टू डू दिस में रिजल्ट्स इन द एक्सेस और द सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन। अगर हमने वैसा नहीं किया, फॉर अ ऑप्टिमल आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट और प्राइसिंग डिसीजंस के रिलेटेड जो हमें डिसीजन लेने हैं, द फर्म रिक्वायर्स टू टेक द कंसिडरेशन द टोटल इफेक्ट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्टली, जो भी इफेक्ट होता है सबको हमको क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो हमें क्या होगा, विल गोइंग टू मे रिजल्ट इन द एक्सेस और सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन। If the cross effect is not taken into consideration, the firm may produce the commodity A up to the point where total revenue of a divided by total revenue of a is equals to marginal cost of A, which is not the optimum output or the price decision. So when there is a demand interdependency, the profit maximization output should be at a point जहाँ पे आपका this particular situation, this portion must be equals to what, your marginal cost of a commodity A। तो यहाँ पे क्या है, ये total revenue from the A divided by quantity of A plus total revenue of a B divided by quantity of a A, change in the total revenue of a divided by change in the total revenue of a total quantity of a plus change in the total revenue of a B product divided by change in the quantity of A product is equals to क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए। एंड लास्ट वन इज नथिंग बट द प्रोडक्शन एंड द प्राइसिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्शन एंड द प्राइसिंग, देखते हैं। इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस द थ्री गुड्स, क्लास, इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस द थ्री गुड्स ए, बी और सी, तीन गुड्स हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। सो देयर प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू द कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी को ऐड करने पे हमें मिलेगा क्या, कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू। और वो इक्वल होना चाहिए किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। द कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, हाउ वी आर गेटिंग इट, द फर्म मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स आउटपुट, वेयर फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा क्लास, जब हमने आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ पे, जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। ये सिचुएशन पे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। इफ़ यू रिमेंबर इन द मोनोपोली ऑल्सो वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, जहाँ पे हमने क्या करना है, नॉट इन द मोनोपोली, इन द ओलिगोपोली, जहाँ पे हमने क्या किया था, टू डिफरेंट फर्म्स के मार्जिनल रेवेन्यूज को कंबाइन करके कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू बनाया था और उसको इक्वल करके वो मार्जिनल रेवेन्यूज़ को हमने दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सो दैट वाज देयर एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। So the price will be charged on the basis of a demand which differs for each commodity, and appropriate pricing and the production decisions are possible only when such a interrelationship are accurately reflected। ये पॉसिबल कब होगा, जब इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप आप हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग का केस ही यही है कि यहाँ पे जो भी वो रेवेन्यू अर्न करेंगे, सबके रेवेन्यूज़ को हमको कंबाइन करना है और सबके टोटल कॉस्ट, सबके जो मार्जिनल कॉस्ट होगा, तो दैट इज़ नथिंग बट डी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वन थिंग, उसके क्या करना है, हमें
इक्वल करना है. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट योर ट्रांसफर प्राइसिंग. सो व्हाट डू मीन बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग? जस्ट पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली. Transfer pricing is in the large multi-product firms are often divided units smaller into or a department in order to get avoid economy scale. So यहाँ पे क्या होता है? In short, if I say large multi-products firms are often divided into the smaller unit or the departments in order to avoid the diseconomies of large scale production. Diseconomies of large scale production को avoid करने के लिए क्या करेंगे हमने क्या किया है यहाँ पे, जितने जो लार्ज स्केल कंपनीज हैं उनको हम लोगों ने डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है. और डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिविजन्स में डिपार्टमेंट में डिवाइड करने के बाद हम एक एक इंडिविजुअल स्मॉल डिवीजन और डिपार्टमेंट्स को क्या करते हैं, एक सेंटर अज्यूम करके उनके बीच का रिलेशनशिप, उनके बीच में जो भी प्राइजेस पे जो भी अपने सर्विसेज आपस में वो एक्सचेंज करेंगे, गुड्स एक्सचेंज करेंगे, वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जो प्राइस वो चार्ज करेंगे, दैट विल बी माई ट्रांसफर प्राइसिंग. जैसे लेट्स विल गोइंग टू सी द एग्जांपल्स ऑफ ऑल द सेम. जनरली द ईच यूनिट और द डिपार्टमेंट इज मेड अ प्रॉफिट सेंटर. हर एक डिपार्टमेंट और उसको क्या बना दिया जाता है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट सेंटर, हर एक डिपार्टमेंट या हर एक यूनिट को प्रॉफिट सेंटर बनाया. दो दिस यूनिट्स एंड द डिपार्टमेंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दे ऑल्सो ट्रांजैक्ट विद ईच अदर और देयरफॉर प्लेज अ रोल इन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अ लार्ज फर्म दे बिलोंग्स टू. The department function independently and they also transact with each other. Departments क्या होते हैं? Departments division के बाद इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यही डिपार्टमेंट आपस में भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं. कभी कभी क्या होता है, दो डिपार्टमेंट्स आपस में भी क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं किसी चीज़ को लेके. एंड वो ट्रांजैक्शन जब वो परफॉर्म करते हैं तो जो भी वो प्राइस एक्टिविटी, जो भी प्राइसिंग वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, that is nothing but my transfer pricing is. The best example you can take of here, the best example you can take of Tata only. So यहाँ पे for example if you're going to see the Tata Consultancy Services which is also known as TCS. Now what do you mean by the TCS? TCS एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो क्या करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है किसको, वेरियस अदर कंट्रीज को, so that they can perform their activity on their TCS सॉफ्टवेयर. TCS के वेब पेजेस पे, TCS के सॉफ्टवेयर पे हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव या बढ़ा सकते हैं. सो ट्रांजैक्शन TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इट विल गो टू प्रोवाइड यू द सॉफ्टवेयर रिलेटेड टूल्स, इट विल गो टू प्रोवाइड यू द सॉफ्टवेयर रिलेटेड वेबसाइट, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू योर कंप्यूटराइजेशन और द डिजिटल वर्ल्ड. सो बेसिकली अगर हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हमें इनके प्लेटफॉर्म पे क्या करना पड़ेगा, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. तो TCS, इफ दिस TCS विल गोइंग टू सेल इट सर्विसेज टू दी other firms like Tata Motors or Tata Steel, then such a transactions between the different units of a same conglomerate, means same company, same institutions, or between the departments of the same firm are carried out, is known as what, your transfer pricing. अगर दो कंपनी है, टाटा स्टील, टाटा मोटर और एक है TCS का काम क्या है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो नाउ अडेज एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, सब चीज़ें क्या हो गई हैं आजकल, डिजिटल हो गई हैं. तो डिजिटल हो गई हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये डिजिटल वर्ल्ड में अपने वेबसाइट्स क्रिएट करने हैं और अपने वेबसाइट्स पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है और बहुत सी एक्टिविटीज़ हमें क्या करनी है ऑन द सॉफ्टवेयर और ऑन द इंटरनेट हमें परफॉर्म करनी है. तो ये जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है, TCS. अगर TCS ने कोई अपनी सर्विसेज अगर टाटा मोटर और टाटा स्टील को प्रोवाइड किए तो टाटा मोटर्स और टाटा स्टील TCS को क्या करेंगे, एक पेमेंट करेंगे एंड दैट पेमेंट विल बी व्हाट, योर ट्रांसफर प्राइसिंग एग्जैक्टली, और द ट्रांसफर प्राइस होगा, जिसे क्या बोला जाता है, कभी कभी ट्रांसफर कॉस्ट भी बोला जाता है. दस द ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस एट विच द डिवीजन ऑफ अ कंपनी ट्रांसैक्ट विद ईच अदर एंड ट्रांसफर प्राइस आर यूज्ड व्हेन द इंडिविजुअल units of a large firms are treated and measured as a separate managing entity. A transfer price can also be termed as a transfer cost. अब इसका मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर मैं कोई भी सर्विसेज अपने दूसरे कंपनीज को प्रोवाइड करता हूँ, मेरी सपोज दो कंपनियाँ हैं और एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को अपने सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके बदले में दूसरी कंपनी ने कुछ पेमेंट किया पहली कंपनी को, तो ये जो पेमेंट्स होगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, योर ट्रांसफर प्राइसिंग. जो प्राइस पे हम अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा,
ट्रांसफर प्राइसिंग। जरा वही एग्जांपल अगर हम ले टीसीएस के एग्जांपल्स अगर लेते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस क्या करता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी अदर कंसर्न्स को, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट को भी जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किसने किया है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड टीसीएस ने ही। तो टीसीएस, द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज नथिंग बट व्हाट, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन परफॉर्म द सर्टन ट्रांजेक्शन। ये क्या परफॉर्मेंस, एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बदले में अगर अदर टीसीएस कंपनीज, अदर टाटा कंपनीज विल गोइंग टू मेक द सम पेमेंट, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इन शॉर्ट इट विल बी ट्रांसफर प्राइसिंग। द नेक्स्ट वन इफ विल गोइंग टू सी, ट्रांसफर प्राइस इन्वॉल्व्स द सर्टन मैनेजरियल स्ट्रैटेजीज। कुछ हम लोग स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, जरा देखेंगे। डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द प्रॉफिट यूनिट्स ऑफ अ कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्रॉफिट। अब इसमें होता क्या है, अगर मैंने सपोज अपने पूरे कंपनी को एक डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया, अगर पूरे कंपनी को मैंने अपने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया, या डिफरेंट ब्रांचेस मैंने ओपन करके डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, या डिफरेंट कंपनीज में डिवाइड कर दिया, तो हर एक ब्रांच, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक कंपनी, हर एक इंस्टीट्यूशन अपने अपने प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होगी। उन्हें क्या करना है, अपने फर्म का, अपने डिपार्टमेंट का, अपने इंडिविजुअल्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिपार्टमेंट का क्या करना है, उन्हें प्रॉफिट जनरेट करना है। तो उसके लिए अगर इन केस अगर अदर डिपार्टमेंट से भी अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस भी क्या करने होंगे, उनको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। वो ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड भी जो सामने वाले ने पैसे चार्ज किए, वो भी हमें अपने कॉस्ट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दैट एग्जैक्टली इज द ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस चार्ज बाय द वन डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिट्स while selling the goods or the services to the other departments of the same firm generates the revenue to the other department that sells, while it determines the cost of a department that purchases। अगर मैं बात करूँ, दो कंपनीज है, एक क्या है आपके, सपोज मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, एक तरफ है आपका टीसीएस और एक तरफ है आपका क्या, टाटा मोटर्स। सेम चीज़ें एक्सप्लेन होने वाली है जो ऑलरेडी हम लोग ने की हुई हैं। नाउ अगर टीसीएस ने सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की किसको, टाटा मोटर्स को, और उसके बदले में टीसीएस ने क्या किया, सम प्राइस कितना है, मान लेते हैं ये लमसम प्राइस है कितना, 1 लाख रुपया क्लास। टीसीएस ने क्या किया, टीसीएस ने अपने सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड किया टाटा मोटर्स को, जिसके बदले में टीसीएस ने कितना डिमांड किया, 1 लाख रुपया। ना 1 लाख रुपीज़ जो है, दिस टाटा मोटर्स विल गोइंग टू मेक द पेमेंट टू द टीसीएस, कितना, 1 लाख रुपीज़ पेमेंट करेगी कौन, टाटा मोटर्स टू द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्यों करेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स ने सॉफ्टवेयर यूज़ किया या सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्लेटफॉर्म यूज़ किया किसका, टीसीएस का। तो अगर टीसीएस की सर्विसेज टाटा मोटर्स यूज़ करेगी तो उसके बदले में उसे पेमेंट करना पड़ेगा। सो दैट विल बी नोन एज व्हाट, योर ट्रांसफर प्राइसिंग। तो यहाँ पे टीसीएस के लिए ये अमाउंट क्या हो गया, टीसीएस के लिए ये अमाउंट हो गया ट्रांसफर प्राइस। टीसीएस के लिए ये अमाउंट क्या हो गया, ट्रांसफर प्राइस। और टाटा मोटर्स के लिए, टाटा मोटर्स के लिए ये हो गया कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसफर कॉस्ट। जरा ध्यान देना, टीसीएस के लिए क्या हो गया ये ट्रांसफर प्राइसिंग, और टाटा मोटर्स के लिए क्या होगा ये ट्रांसफर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये जो टाटा मोटर्स है ये सर्विसेज यूज़ करने के लिए क्या कर रही है, यहाँ पे पेमेंट कर रही है। तो टीसीएस क्या है यहाँ पे, टीसीएस आपका सेलर है, और ये कौन है, ये आपका दैट इज टाटा मोटर्स आपका क्या है, बायर है, और ये आप बोल सकते हो यहाँ पे ये परचेजर है, जो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे टीसीएस के लिए क्या हो गया ये ट्रांसफर प्राइस, और टाटा मोटर्स के लिए क्या हो गया आपका ट्रांसफर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये जो टीसीएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करिए टाटा कंपनी को, हालांकि दोनों टाटा के नीचे आती है, बोथ द कंपनीज आर बिलोंग्स टू द टाटा सन्स, दोनों कंपनीज टाटा सन्स के बिलोंग करती हैं, बट स्टिल यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट जो भी होगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, योर ट्रांसफर प्राइसिंग। प्राइस चार्ज बाय द वन डिपार्टमेंट, it is nothing but the income or the revenue for the other departments. Those things we already discussed. Now the next one, the transfer pricing should be decided in a such a manner that to protect the interest of the each transaction department. जो भी हमने ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करना है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, ट्रांसफर प्राइसिंग यूजुअली डू नॉट डिफर्स मच फ्रॉम द मार्केट प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी हम लोग ट्रांसफर प्राइसेस डिसाइड करते क्लास, ये एक सब कुछ टर्म्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं।
इट डू नॉट डिफर्स मच फ्रॉम द मार्केट प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जो भी हम प्राइजेस चार्ज करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ही किसी और कंपनी को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ही किसी कंपनी को, और उसके लिए हम जो भी प्राइस चार्ज करेंगे अपनी कंपनी से, वो होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता है, ये ट्रांसफ़र प्राइस जो है मार्केट प्राइस के लगभग ही होता है। इट डू नॉट डिफर मच फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इफ दस नॉट द केस देन if it is not a case, then one of the unit involved in the transaction might lose out. It would have to buy the resources at a price higher than the market prices, or the price lower than the market prices in the process of a inter-firm transaction. Inter-firm transaction जैसा ये एग्जाम्पल ले लो, ये क्या है आपका इंटर-फर्म ट्रांजेक्शन ही तो है जो हमने TCS और टाटा के बीच में देखा। अगर TCS वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए टाटा मोटर्स को, और टाटा मोटर्स ने पेमेंट किया कितना 1 लाख रुपीज़ का, तो ये 1 लाख रुपीज़ आपका ट्रांसफ़र प्राइस हो गया और ट्रांसफ़र कॉस्ट हो गया। लेकिन क्या होगा जब पता चलेगा कि ये मार्केट प्राइस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर और मार्केट प्राइस ऑफ दिस सर्विसेज इज़ नथिंग बट वॉट 1,50,000 रुपीज़। TCS ये सेम सॉफ्टवेयर मार्केट में 1,50,000 रुपीज़ में सेल करता है, लेकिन सिंस ये अपनी ही कंपनी है, अपनी ही दूसरी कंपनी है, टाटा मोटर्स है, इसके लिए हमने कितना सिर्फ चार्ज किया 1 लाख रुपीज़। तो रिमेनिंग 50,000 का लॉस किसको हो रहा है? हु इज सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस? ऑब्वियसली 50,000 का लॉस किसको हुआ यहाँ पे? TCS को हुआ। क्यों? क्योंकि TCS मार्केट में 1,50,000 पे सेल करी है और टाटा मोटर्स को सिर्फ 1 लाख रुपीज़ में ही प्रोवाइड किया। तो जो भी 50,000 होगा और TCS के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। अब इसमें लॉस कैसे हुआ? लॉस इसलिए हुआ कि अपनी कंपनी को हमने कम प्राइस पे सेल किया, दैट इज वी हैव चार्ज द लोअर प्राइस एज कम्पेयर टू द मार्केट, जो कि होना नहीं चाहिए। देन आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, that one of the units lower involved in a transaction might lose out and would have to buy the resources at a price higher than the market price. अगर हम इंटर रिलेटेड फर्म की बात करते हैं, तो एक अगर कंपनी दूसरे कंपनी के से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है और कम प्राइसेस चार्ज करती है, तो हो सकता है कि दोनों में से एक कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने रिलेशन बचाने, उनको अपना मार्केट प्राइस से जो भी है मार्केट प्राइस, वो मार्केट प्राइस से रिलेटेड ट्रांसफ़र प्राइसिंग उन्हें चार्ज नहीं करना है। अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो हमें 100 रुपये चार्ज नहीं करना है, हमें 90 ही चार्ज करना है, लेकिन बचा 10 रुपये का लॉस कंपनीज को बेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही कंपनी है या दोनों ही एक ही पर्टिकुलर कंपनी की सब्सिडरीज है। तो ये सिचुएशंस में क्या होगा? ट्रांसफ़र प्राइसिंग इन्वॉल्व होता है। देन एट टाइम द फर्म में यूज़ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग टू अवॉइड द टैक्सेस। कभी कभी क्लास ऐसा होता है कि हम ट्रांसफ़र प्राइसेस को यूज़ करते हैं किस लिए? जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं उसे अवॉइड करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ ट्रांसफ़र प्राइसिंग यूज्ड व्हेन द कंपनी सेल गुड्स विद इन द सेम ग्रुप बट टू सब्सिडरीज इन द अदर कंट्री। अब इसमें होता क्या है कि अगर दो कंपनीज है, देयर आर द फ्यू कॉन्सेप्ट विच कर, दो कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं क्लास, उसे समझने की ज़रा ज़रूरत है हमें, तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। थोड़े कॉन्सेप्ट ज़रा समझते हैं यहाँ पे। एक होता है सब्सिडरी कंपनी और एक होता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसने दूसरे किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, दूसरे किसी कंपनी को क्या किया? एक्वायर किया हुआ है, तो वो होता है क्या? होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी मतलब जिस कंपनी को दूसरे कंपनी ने क्या किया है? एक्वायर किया होगा, खरीदा होगा, वो क्या हो जाती है? सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। तो सब्सिडरी कंपनीज के केसेस में क्या होता है यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी केसेस में, कि हम कभी कभी क्या करते हैं? टैक्सेस को बचाने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग का गेम करते हैं, कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का खेल खेलते हैं। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग में होता क्या है? It is estimated that approximately 60% of the goods and services sold in the internationally are done within the subsidiaries of the same company, and such a transfer pricing strategies have the tax advantages. Transfer pricing का क्या करना है? हमें strategies को use करना है टैक्स का एडवांटेज लेने के लिए। मान लो दो कंट्रीज़ है, USA और दूसरी कौन सी है? इंडिया। एक कंपनी A यहाँ पे है, कंपनी B यहाँ पे है। कंपनी A यहाँ पे, कंपनी B यहाँ पे। क्लास ज़रा ध्यान देना। USA और इंडिया दो कंट्रीज़ हैं, और ये A एंड B दोनों क्या है? आपस में रिलेशन है। A जो है सब्सिडरी है या B क्या है? उसकी होल्डिंग है। तो दोनों एक ही कंपनी के अंडर बिलोंग करते हैं। लेकिन USA में टैक्स रेट 30% है, लेट्स से USA में टैक्स रेट है 20%,
और इंडिया में टैक्स रेट कितना है 40% मान लेते हैं। यूएसए में है टैक्स कितना 20% और इंडिया में टैक्स कितना है 40%। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। और ट्रांसफ़र प्राइसिंग जब हम यूज़ करेंगे उससे होगा क्या, जितना भी फर्म बी का प्रॉफिट्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके पास, फर्म ए के पास। दैट मीन्स बी का प्रॉफिट हम शो करेंगे एज अ प्रॉफिट ऑफ अ ए और उसके ऊपर कितना 20% टैक्स पे करेंगे। और बी के बुक्स ऑफ अकाउंट में लो प्रॉफिट बताएंगे या फिर हम लॉस बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी टैक्स रेट कम होगा वहाँ पे हम ज़्यादा प्रॉफिट बताएंगे और जहाँ पे टैक्स रेट कम होगा वहाँ पे कम प्रॉफिट बता के ट्रांसफ़र प्राइसिंग यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स को बचा सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल कर रही हैं। तो वो सब चीज़ें इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, such a transfer pricing strategies have the tax advantages and the company take the advantage of the different tax policies in the different countries through the transfer pricing। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का यूज़ करके, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लास, हम अपने टैक्स को बचाते हैं, जबकि इन द डिफरेंट कंट्रीज बाय द वन पर्टिकुलर कंपनी, अगर उनकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती है तो। सो इन अ डिफरेंट कंट्री दैट मे हैव अ लोअर टैक्स रेट and in some cases the transfer of a goods and the services from the one country to another within the interrelated company transact can allow the companies to avoid a tariff on the goods and services and exchanged internationally। बहुत सी कंपनीज ऐसा करती हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विद इन द इंटर रिलेटेड कंपनी। उससे क्या होता है, टैरिफ भी नहीं लगता और इंटरनेशनली जो है हमारे नज़र में भी नहीं आता, और दिस गुड्स एंड सर्विसेज पर टैरिफ भी क्या होता है, अवॉइड हो जाता है अगर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज़ करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, द मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर ऑफ अ स्टील इन अ कंट्री हैज़ द ऑप्शन ऑफ बाइंग द आयरन रो और फ्रॉम द कंट्री इट इज़ ऑपरेटिंग इन और फ्रॉम द इट्स ओन सब्सिडरी इन अदर कंट्री। If the excise duty on the iron ore in the is lower in the other country, then the manufacturer will going to import ore from its subsidiary company rather than paying the higher prices for the local iron ore। अगर excise duty अगर गवर्नमेंट चार्ज करती है, excise duty का मतलब होता है ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर। अगर सपोज हम इंडियन है, द सेम एग्जाम्पल आई एम अगेन टेकिंग इट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सपोज दो कंट्रीज है, एक है यूएस है और दूसरी क्या है, इंडिया है। इंडिया में एक्साइज ड्यूटी जो है इंडिया में है 40% और यूएसए में कितना 20%। और हमारा कंपनी कहाँ पे, हमारा कंपनी है लेट्स से इंडिया में, वी आर ऑपरेटिंग आवर कंपनी ए इन इंडिया एंड देयर इज़ अ वन मोर कंपनी बी इन द यूएसए। अगर ए जो है, ए अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करता है, ए अगर अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसे 40% का टैक्स पे करना होगा। अगर ये सेम ए अगर बाहर से इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट किससे करेगा, फ्रॉम बी से, फ्रॉम बी से अगर इंपोर्ट करता है तो उसे 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कौन सा ज़्यादा है आपको, 40% या 20%? तो बेटर कौन सा है, काम करो 20% का एक्साइज ड्यूटी पे करो और बाहर से हम क्या करेंगे, अपने रॉ मटेरियल को मंगाएंगे, विल गोइंग टू परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रांसफर प्राइसिंग इफ़ यू हैव द कंपनीज इन दी अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एडवांटेज ले सकते हैं। सो दिस एग्जैक्टली इज द सेम। The compared to the other local manufacturers, the such tax avoidance is monitored and regulated in every country and therefore the transfer pricing is regulated by the government। ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें, बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का गलत यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, दो अलग कंट्रीज़ में अपने अपने कंपनीज़ क्या करेंगे, ओपन करेंगे और वो कंपनीज़, वो शेल कंपनीज़ को, जिसे हम शेल कंपनी बोलते हैं, जो कि रियल में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ कंपनी का नाम सिर्फ एग्जिस्टेंस में है, बाकी अदर एक्टिविटीज़ वो कंपनी करती, एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करती, प्रोड्यूस नहीं करती, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करती। तो ये जो शेल कंपनीज़ होते हैं, जो कंपनीज़ होती है जो कुछ सिर्फ नाम की कंपनी है, बाकी अदर कोई असेट्स और लाइबिलिटीज़ इनकी ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, ऐसे कंपनीज़ का हम यूज़ करते हैं किस लिए, ट्रांसफ़र प्राइसिंग करने के लिए। तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल,
रेगुलेट कर रही है. एंड सिंस द ट्रांसफर प्राइसिंग अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ ईच यूनिट इन्वॉल्व एंड देयरफॉर दैट ऑफ द लार्ज कंपनी, such a pricing practices are closely monitored by the firm's finance division, and the transfer pricing requires the documentation that is included in the financial reporting documents for the auditor and the regulator. पहले से बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो चुके हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग को लेके. ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अगर आपके दो फर्म्स है या दो से ज़्यादा फर्म्स है और दो से ज़्यादा फर्म्स जो है अलग अलग कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वहाँ के टैक्सेशन सिस्टम का आप एडवांटेज ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफ़र प्राइसिंग. ट्रांसफ़र प्राइसिंग में होगा क्या, आपने अपने सब्सिडरी से गुड्स एंड सर्विसेज लोएस्ट प्राइस पे मंगाया और यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस में आपने सेल कर दिया, या वो सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. या फिर अगर जैसा मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में हमने क्या देखा था कि अगर एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है तो खुद के घर में, खुद के कंट्री में प्रोड्यूस करने से अच्छा है हम क्या करें, कहीं और किसी और कंट्री से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर लिए. तो वो सब सिचुएशंस यहाँ पे आती हैं. एंड द ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स आर लेड डाउन मस्ट बी बाय अ फर्म must fulfill the following goals, that is maximization of the group profit and maximization of the firm profits of each profit center involved in the transfer pricing transaction. So this is how we have completed what your transfer pricing is. सो दो चीज़ें कवरअप हुई हैं, दोनों थोड़ी इंपॉर्टेंट है. मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग जिसमें दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और दो से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस के ऊपर हम क्या करेंगे, अदर कमोडिटीज़ के प्राइजेस डिसाइड करेंगे. दैट इज़ मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग. कौन से प्राइस का कितना डिमांड है एंड अकॉर्डिंगली उसके प्राइजेस को डिसाइड करना. सेकंड ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में क्या होता है कि हमारे पास दो कंपनीज़ हैं, दो सिस्टर कंसर्न्स हैं और वो सिस्टर कंसर्न्स के बीच का रिलेशन को हम एडवांटेज करके हम उनका एडवांटेज उठाएंगे और क्या करेंगे, अपने टैक्सेस को अवॉइड करेंगे या फिर हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे. सो दैट एग्जैक्टली इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग इज. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड दिस इज हाउ हमने क्या किया, वी हैव कंप्लीटेड द chapter number 8, which is nothing but the pricing practices number 2. So in the next lecture we're going to continue with the objectives of this particular chapter. Thank you.